हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गया गाइडेंस प्रोग्राम के बायोलॉजी क्लास में तुम्हारा स्वागत है। मैं डॉक्टर कुमारी उषा +2 स्कूल चाकन से तुम सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आई होप कि पिछले क्लास में और पिछले की वीडियोज़ में जो मैंने तुम्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उसे तुम सब समझ रहे होगे। किसी भी तरह का सवाल अगर मन में उठता है, तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी होती है या प्रश्नोत्तरी करने में कोई दिक्कत होती है तो तुम सब मुझे कमेंट बॉक्स में भेजो और मैं उसे पूरी तरह से तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। बच्चों, आज हम अपने पाठ का दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम कहें तो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे यूनिट में सेल चैप्टर जो है कोशिका उसके ठीक बाद आता है। आई होप कि सेल तुम सब 8 से पढ़ते आ रहे हो तो उसे तुम अच्छे से समझ रहे होगे, तो तुम्हें थोड़ी परेशानी तो इसमें होगी, लेकिन मैं उसे और आसान और सरल शब्दों में और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट बायोमॉलिक्यूल्स। बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स जैसा कि तुम नाम से ही देख रहे हो, बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स मीन्स एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, इन्हीं को तो हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्शन लगता है कि लाइफ और एलिमेंट्स कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। जरा सा हम आगे बढ़ें तो तुम एक चीज़ और पढ़े हो कि हमारे धरती पर जो जीवन है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सारे फैक्टर्स में आ जाता है सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, इसके साथ ही आते हैं प्लांट्स जो हमारा फूड है। द प्राइमरी फूड और we are dependent on the plants for the food and we get energy from the food and we survive। तो इनको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, तुम्हें मालूम है, और ये हो जाते हैं बायोटिक। ये दोनों मिल करके हमारे लाइफ को ईजिली कैरी करते हैं। जहाँ कहीं भी किसी एक के रेशियो में, किसी के भी रेशियो में डिस्टरबेंस होता है तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। जैसा कि हमने प्लांट्स की बात की है और प्लांट्स से हम फूड गेन करते हैं, तो तुम सब जानते हो कि प्लांट्स जो है वो फूड कैसे बनाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो वर्ड जो है वो फोटोन से बना है। फोटोन मीन्स लाइट, पैकेट ऑफ, इसको एनर्जी भी हम कहते हैं, और सिंथेसिस मीन्स उसका संश्लेषण, उसको अपने लिए और अपने हिसाब से एब्जॉर्ब करना, स्टोर करना इस सिंथेसिस। तो जब हम सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं अपने तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये काम बहुत ही आसानी से और शायद एकमात्र जो करने वाला लिविंग है इस धरती पर वो है प्लांट। ये केवल प्लांट के थ्रू होता है। बच्चों, तुम्हें याद होगा फोटोसिंथेसिस का जो हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं वो याद होगा। क्या है? तो हम सीधे लिखते हैं CO2, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो एक चाहिए हमारे पास सनलाइट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है H2O, और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो केवल प्लांट्स के पास ही होता है, दैट इज़ क्लोरोफिल। तो हम इस रिएक्शन को भी थोड़ा सा देख लें। CO2 + H2O, और यहाँ पर हम सनलाइट लिखते हैं, और नीचे हमारा आ जाता है क्लोरोफिल।
और इस तरह से जो रिएक्शन बनता है, चूंकि अब ये बैलेंस नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर पहले हम समझे कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O ये दोनों मिल कर करके, अब ये दोनों क्या हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। जैसा कि तुम सब 11th में हो, यू ऑल आर अवेयर विद द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, ये केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। और ये सनलाइट जो है ये एबायोटिक है, ये बायोटिक है। ये सब मिल कर करके, ये पूरे ये मिल कर कर करके यहाँ पर एक नई चीज़ बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट। अब थोड़ा सा बच्चों यहाँ ये देखो कि फोटोसिंथेसिस में केवल कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन उसका बाई प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन उसका बाई प्रोडक्ट है। अब ये दोनों ही हमारे लाइफ के लिए, चाहे वो प्लांट्स हों या कोई भी लिविंग हो, चाहे वो ए सेलुलर हो और सेलुलर हो और मल्टी सेलुलर हो, उन सब के लिए ये दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर ये ना हो तो शायद लाइफ कुछ मिनट में ही ख़त्म हो जाए। और अगर इसकी बात अगर हम छोड़ दें तो ये अगर हमें ना मिले तो हम 1 सप्ताह से अधिक हम नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हम यूज़ करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फूड, चाहे रोटी, चावल, सब्जियों के रूप में। और अगर हम एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बात करें, मिल्क, एग्स, फिश की बात करें, तो वो सब भी इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स को ही यूज़ करते हैं एज ए फूड। तो ये जो है वो द बेस फूड और बेस एनर्जी वी यूज़ एज अ फूड। अब हम जरा सा स्लाइड की ओर चलें और थोड़ा सा देख लें बायोमॉलिक्यूल्स क्या कहता है। The molecules found in the cell of organism are called biomolecules। यहाँ सबसे गौर करने वाला शब्द ये है कि फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, मशरूम्स हो या बर्ड, फिश हो, उन सब, या फिर ह्यूमन बीइंग हो, उन सब के सेल में, क्योंकि हम सब सेल के बने हैं, सेल ही संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो उन सब के अंदर, किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, बिकॉज दे आर इनसाइड द सेल, और सेल इज द लाइफ, सो कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। अगला हमारा कहता है अ बायोमॉलिक्यूल इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। अभी तुमने ब्लैक बोर्ड पर देखा फोटोसिंथेसिस जो सिंपल प्रोसेस है वो कौन सा बना रहा है, लिविंग बना रहा है, प्लांट बना रहा है, और वही उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ ही वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लिविंग प्रोड्यूस कर रहा है। बायोमॉलिक्यूल्स एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग बनानी हो तो अगर हमारे पास सीमेंट ना हो, बालू ना हो, छर्री और छड़ वगैरह ना हो, तो भी हम ईंट को एक के ऊपर एक रख करके एक सिंपल बेस बना सकते हैं घर का। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है हमारा, बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, एंड परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्या करता है, सारा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे अब लिविंग का इम्पॉर्टेंट फंक्शंस मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और बाकी उसके बाद मोशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन, एडेप्टेशन, ये सब उसके आगे के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। There are about 25 naturally occurring chemical elements found in the living cells। अब ये हम कैसे जानेंगे 25 naturally occurring chemical elements? तुम सब ने 9th में सेल पढ़ा होगा, और सेल का ही एक चैप्टर हमारा आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म इज अ सेमी
सब्सटेंस है जो कि सोल्जेल फॉर्म में है, और जब हम उसमें देखते हैं तो 90% वाटर होते हैं और 10% में बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। यहाँ एक नाइट्रोजन भी होता है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म in terms of the percentage of total number of atoms are hydrogen, oxygen, nitrogen and carbon। कहता है कि बहुत अधिक मात्रा में, अभी तुमने जाना कि 25 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5-6 का नाम लिया गया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इसके बाद कोबाल्ट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। लेकिन इन सब में द टोटल नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा किन का है? हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का और कार्बन का। दीज आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स फाउंड इन द लिविंग। तो इजी वे में समझ सकते हो, अभी जो हमने वहाँ पर रिएक्शन लिखा था उसमें ये सारे, ये नाइट्रोजन को छोड़ करके ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट थे। और नाइट्रोजन तो हमारा जो प्रोटीन बनता है वो उसमें नाइट्रोजन यूज़ होता है, जो आगे हम थोड़ा जानेंगे। दे ऑल टुगेदर फॉर्म 99% ऑफ द मास। जो सेल का जो टोटल मास है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अलावा जो गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम, उन सब के अंदर भी ये सभी मौजूद होते हैं। कार्बन एलोन फॉर्म 1/2 of the dry weight of cell। Covalent bond between the carbon and other elements permit formation of a large number of compound। कार्बन क्या है? सिंपल फॉर्म है, तो वो उसके कोवैलेंट बॉन्ड को बना करके किसी भी एलिमेंट के साथ वो नया कंपाउंड बना देता है, जिससे कि लिविंग बॉडी के लिए जो आवश्यक है उसको वो पूरा कर लेता है। और इससे क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। जब तुम आगे पढ़ोगे कि जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं या फैट्स के बारे में पढ़ते हैं या कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, तो पॉलीसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड कैसे फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और पेप्टाइड बॉन्ड से फिर आगे जा करके बन जाता है। तो ये जो होता है वो सिंपल होता है और फिर वो क्या करता है? अपने आप को बॉन्ड बना करके काफ़ी बड़ा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मोस्ट बायोमोलिक्यूल्स कैन बी रिगार्डेड एज डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। The hydrogen atom may be replaced by a variety of functional groups to yield different families of the organic compound। क्या हाइड्रोजन एटम को हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस करके जो बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, कैसे? जैसे हमारा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमाइन ग्रुप, उन सबको हम वहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ पर ये देख लेंगे। अब चलेंगे ब्लैक बोर्ड की ओर और देखेंगे कि ये 1/2 ऑफ ड्राई वेट, इसको हम कैसे करते हैं। अभी मैंने कहा कि तुम जब बच्चों आप जब सेल का प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो प्रोटोप्लाज्म में वाटर के अलावा हाइड्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मौजूद होते हैं और भी मौजूद होते हैं। तो वो सब मिला करके इनका 99% कवर करते हैं। तो इसको हम कैसे जानेंगे? तो जैसे हम एक सिंपल सेल ले लेते हैं। अब सिंपल सेल में हम अगर चाहें तो एक हम कैरोट का एक टुकड़ा ले सकते हैं, या हम जो फिश खाते हैं उसका एक छोटा सा स्लाइड बनाने के छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, या अपने टीथ के अंदर का जो म्यूकस पार्ट होता है उसको ले लेंगे और उसको हम क्या करेंगे? उसको निचोड़ेंगे, निचोड़ करके उसको ड्रेन करेंगे। उसको क्या करेंगे? ड्रेन करेंगे, छन्नी से छान लेंगे। तो जो लिक्विड होगा वो बाहर हम उसको स्टोर कर लेंगे। और ये जो बचा हुआ पार्ट इसमें है, इसको जब हम वेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
ये सारे एलिमेंट्स जो इसमें मौजूद हैं, या मॉलिक्यूल्स जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारा मिलता है। अभी तुमने बच्चों ये भी जाना कि हम हाइड्रोजन को, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे बेस एलिमेंट्स हैं। अब ये कैसे बेस एलिमेंट्स हैं आप सबको पता है। आप सिंपल डीएनए को पढ़ते हैं। जब डीएनए को हम पढ़ते हैं तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैसे मिलता है। तो न्यूक्लियोटाइड आपने सुना होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये इस चैप्टर में भी पढ़ना है, लेकिन उसका केमिकल फॉर्म पढ़ना है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो प्यूरीन और पिरिमिडीन होता है। प्यूरीन और पिरिमिडीन भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है साइटोसिन और एक गुआनिन, और एक होता है तुम्हारा, उसको हम लिखेंगे। तो प्यूरीन और पिरिमिडीन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, या अगर हम इसको और भी आसानी से समझें, तो अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ें तो हम हाइड्रोजन, ये कार्बन है और इसके चारों ओर अगर हम हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा करके हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इधर हम एमाइन ग्रुप को लिख देंगे, और ये हाइड्रोजन एक रह जाएगा, और यहाँ ये आर, ये आर जो है वो अननोन है। यहाँ पर हम कोई और ग्रुप को ला करके रख सकते हैं, और ये सिंपल हमारा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हो जाता है, सिंपल एमिनो एसिड। यही एमिनो एसिड यहाँ पर किसी और ग्रुप को रख करके, यहाँ NH3 के साथ किसी और को रिएक्शन करा करके, जैसे NH3 अगर हम यहाँ एक और लिखें, यहाँ फिर से हम C लिखें, यहाँ COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रखें, यहाँ हाइड्रोजन, और तो यहाँ से फिर ये एक से दो एमिनो एसिड हो जाएंगे। तो ये एक और दो एमिनो एसिड मिल करके फिर क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, और पेप्टाइड से फिर पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे, और वो प्रोटीन कहलाएंगे। और प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। अब यहाँ तुम इस ये जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारे चारों बेसिक एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी ये 4 बेसिक एलिमेंट्स लिविंग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इनके बिना लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ भी, जैसे हम सिंपल कहते हैं हम रोटी खाते हैं, तो या हम चावल खाते हैं, तो हम चावल मीन्स क्या खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो ये जो है कंपाउंड है, और कंपाउंड में भी ये 3 एलिमेंट मिल कर बना है। तुमने डाइजेशन पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे कि ये सारे जो हम फूड खाते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में मिलते हैं, और ब्लड से फिर वो सेल में जाते हैं। इसके बाद हमारा होता है सेल्यूलर रिस्पिरेशन। सेल्यूलर रिस्पिरेशन में सेल्यूलर रिस्पिरेशन में क्या होता है कि ये सारे कंपाउंड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर करके फिर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारे ब्लड में या सेल में, सेल के प्रोटोप्लाज्म में वो मिल जाते हैं। फिर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, और डीएनए से फिर हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि तुम सेंट्रल डॉग्मा पार्ट जो है डीएनए के, उसमें पढ़ोगे सेंट्रल डॉग्मा। जो सेंट्रल डॉग्मा कहता है कि पहले सेंट्रल डॉग्मा क्या कहता है, कहता है कि पहले डीएनए का डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन होता है, इसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है वो डीएनए का होता है, लेकिन ये डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सिंपल इसलिए होता है कि हम प्रोटीन का फॉर्मेशन, सेंट्रल डॉग्मा क्या कहता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसके बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और फिर होता है हमारा ट्रांसलेशन। और
तो जब यहाँ ये सेंट्रल डॉगमा डील करता है इसको डील करता है, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है, तुम जानते हो कि डीएनए जो होते हैं वो प्यूरिन और पिरामिडिन बेस से बने होते हैं। वो जब ये डीएनए का रेप्लिकेशन होकर करके 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर ये रेप्लिकेट हो गए, एक फ्रैगमेंट इधर आ जाता है, एक फ्रैगमेंट इधर आ जाता है, और रेप्लिकेशन होने के बाद यहाँ पर mRNA अटैच होकर करके इसकी कॉपी बनाता है, और उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, कॉपी ऑफ डीएनए। और फिर यहाँ राइबोसोमल आरएनए के थ्रू उसका ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन होता है तो ये यहाँ इंडिकेशन देता है कि आपको दिस प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है और दैट प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्चुअली वो मॉलिक्यूल्स ही हैं, और मॉलिक्यूल्स से वो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन ना हो, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ना हो, तो शायद हम जो ग्रोथ जैसा टर्म यूज़ करते हैं वो बिल्कुल बेमानी होगा। ग्रोथ जो हम करते हैं वो एक्चुअली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के ही करते हैं, और उसी को फिर सेल डिवीज़न पढ़ते हैं, जो कि सेल डिवीज़न चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। साथ ही ये जो सेंट्रल डॉगमा की मैं बात कर रही हूँ, ये डीएनए में और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि आप बच्चों ये समझिए कि बायोलॉजी और मॉलिक्यूल्स दे आर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना हम कतई नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हमने देखा प्रोटोप्लाज्म में, या फिर हम देख रहे हैं प्लांट के फोटोसिंथेसिस में, या हम यहाँ देख रहे हैं सेंट्रल डॉगमा में। आई होप कि आप इस टर्म को अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा बायो मॉलिक्यूल्स देख करके घबरा जाते हैं कि बायोलॉजी में हमें केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ने के लिए आ गई है। लेकिन ये कतई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में है और केवल समझ के पढ़ना है। यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस और उसके वो सारे फैमिलीज़ और ग्रुप्स को नहीं पढ़ेंगे, केवल उसका यूज़ पढ़ेंगे, कैसे वहाँ पर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है और कैसे वो हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम अगले स्लाइड की ओर चलेंगे और थोड़ा सा उसको देखेंगे। बच्चों, आपने पिछले स्लाइड में देखा और मैंने बोर्ड पर भी आपको एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें देखा था आपने कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप को मैंने अटैच किया था हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ। तो यहाँ पर इसी बात की चर्चा की गई है। दिस इज द डिटेलिंग ऑफ द दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। टिपिकल फैमिली, टिपिकल मीन्स जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल देखते हैं अपने सेल्स में या अपने जो हमारे बॉडी में जो भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसमें। तो वो कौन कौन से हैं? दे आर द अल्कोहल, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है। इसके बाद एमाइन ग्रुप आपने अभी तुरंत देखा है एमिनो एसिड के फॉर्मेशन में। इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का या भी यहाँ देखिए आप चर्चा किया गया है। दीज फॉर्म्स कार्बोनाइल ग्रुप। और इसके बाद एक आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच हैव द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी ये जो है वो बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम अपने लाइफ में और अपने सेल्स में देखते हैं। आप किसी तरह की मेडिसिन्स भी खाएं तो उसमें भी दिया जाता है कि अल्कोहल ग्रुप है उसको यूज़ करना है। क्यों दिया जाता है? ताकि वो आप बाहर से उसे अधिक मात्रा में लेकर करके आप जल्दी से रिकवर कर सके किसी भी तरह के डिजीज़ में जब आप हैं तो। कहते हैं कि मेनी बायोमॉलिक्यूल्स आर पॉलीफंक्शनल, यानी उसका एक यूज़ नहीं है, कई तरह से उसका यूज़ होता है। कंटेनिंग 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स डिटरमाइन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताता है। जैसे ही उसका हम उसके जैसे एमीन की जगह कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक की जगह अल्कोहल ग्रुप रख देंगे तो वो उसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा, नया केमिकल फॉर्म हो जाएगा, लेकिन उसका फंक्शन बदल जाएगा। तो वही बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप्स डिटरमाइन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। शुगर, फैटी, जैसे हम शुगर की बात करें तो ये क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है। लेकिन वहाँ पर क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन का
प्लेस बदल गया है, नंबर बदल गया है, इसी की यहाँ चर्चा की गई बाय शुगर, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अभी आपने तुरंत ब्लैक बोर्ड पे देखा न्यूक्लियोटाइड्स कॉन्स्टिट्यूट द 4 मेजर फैमिलीज ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स इन द सेल। 4 मेजर फैमिली। अब यहाँ से हमारा डिटेल से बायोमोलिक्यूल चैप्टर शुरू होता है। मेनी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स फाउंड विद इन सेल आर मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल यानी जिनका वेट ज़्यादा है, एंड मोस्टली आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोवेंटली लिंक्ड मोनोमेरिक सब्सटेंस। मोनोमेरिक यानी एक यूनिट, और 2 मोनोमेरिक मिलकर के डाइमेरिक बना देंगे और उसके बाद फिर वो पॉलीमर्स बन जाएंगे। These macromolecules are protein, carbohydrate, lipids and nucleotides। ये 4 हमारे मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और इन्हीं चारों के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। प्रोटीन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के और न्यूक्लिक एसिड के। ये न्यूक्लिक एसिड और कुछ नहीं, वही है जो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं और न्यूक्लियोटाइड से फिर शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिल करके डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। फिर भी बायोमोलिक्यूल्स को हम 2 मेजर भाग में बांट सकते हैं, एक माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, एक मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में हमारे ये 4 आ गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। अब हमारा आता है माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है। मैक्रो को तो हमने जान लिया, माइक्रो क्या है? तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? शुगर, फैटी एसिड, एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो कोवैलेंट बॉन्ड बना करके मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अभी आपने बोर्ड पर जब एमिनो एसिड को देखा तो एमिनो एसिड जो है वो सिंपल है, वहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक जो है वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, एक एमाइन ग्रुप है। तो ये क्या करता है, वहाँ पर हम दूसरा लगाएंगे, तीसरा ग्रुप सेट करेंगे, चौथा सेट करेंगे और इस तरह के सेट करते करते हम क्या बना लेंगे? प्रोटीन बना लेंगे। इसी तरह से शुगर, फॉस्फेट और न्यूक्लिक एसिड को यूज़ करके हम डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ ये माइक्रोमोलिक्यूल्स, कई माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर के एक मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या है? इंफॉर्मेशनल है। किस चीज़ का इंफॉर्मेशन देते हैं? जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा वीक है मेंटली, फिजिकली, आप इसको प्रैक्टिकली देखें बच्चों कि प्रोटीन जो है वो इंफॉर्मेशनल है। कोई बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली वीक है या उसका ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, हम तुरंत कहते हैं दिस इज़ द लैक ऑफ और डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन है। या किसी के बाल बहुत ज़्यादा उसके ब्राउन है तो क्या कहेंगे? उसके बच्चे को प्रोटीन की कमी है। क्वाशरकर और मेरास्मस जैसी बीमारियाँ वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसे उस चीज़ की ज़रूरत है। न्यूक्लिक एसिड क्या बताता है? जैसे कि अगर किसी फैमिली में अगर कोई बच्चा जो होता है वो किसी तरह के डिजीज़ को लिए हुए जन्म लेता है तो हम कहते हैं कि उसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, या जैसे कोई बीमारी, अल्जाइमर जैसी बीमारी है या कोई कैंसर जैसी बीमारी है, या हम अभी जो इतने सारे हाइब्रिड फ्रूट्स, एनिमल्स देख रहे हैं वो क्या है? वो न्यूक्लिक एसिड का ही एक नया फॉर्म है जिसको कि हम रिप्लेस करके बना रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशनल है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड एंड कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट फंक्शन ऑफ द सेल। सेल के बाद जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे मिल रहा है? एमिनो एसिड और एमिनो एसिड से मिल रहा है। तो एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन जब कर रहे हैं तो अभी आपने देखा था कि 99% जो होता है वो हमारा जो सेल है उसमें मॉलिक्यूल्स का हाथ है। तो आप समझ रहे हैं कि वाटर के बाद जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो प्रोटीन का है। और अगर प्रोटीन है तो वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, एमिनो एसिड है और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके बाद द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या है? डीएनए एंड आरएनए। आप जानते ही हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा। डीएनए आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दे स्टोर
ट्रांसमिट एंड ट्रांसलेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अभी जस्ट मैंने इसे ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस किया। दे स्टोर, क्या करते, स्टोर करते हैं। जैसे हम किसी का रेप्लिकेशन डीएनए का पढ़ते हैं, तो एक्चुअली जो रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी एक के बाद दूसरी उसकी जब कॉपी बन रही है, तो पहली वाली कॉपी में सारी सूचना स्टोर है, जमा किया हुआ, उसी को वो जस्ट फोटोकॉपी करवाते हैं हम जैसे, तो उसी तरह से वो फोटो बना रहा है, उसका रेप्लिकेशन दैट इज कॉल्ड। और उसके बाद वो ट्रांसमिट करता है, यानी उसकी एक और कॉपी बना करके वो उसका ट्रांसलेशन करता है और उसकी सूचना वो सेल को देता है कि आपको फलाना प्रोटीन बनाना है और इधर ग्रोथ करना है या इधर से आपको बैक करना है। इसके अलावा जब प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड की हमने बात कर ली, तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है द पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ये कुछ और नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। पॉली मीन्स वेरियस सैकेराइड, सैकेराइड मीन्स सुगर्स। बहुत सारे सुगर जो है वो पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, एक ग्लूकोज, उसके साथ एक और ग्लूकोज, एक और ग्लूकोज, तो वो हो गए मोनोसैकेराइड। फिर डाइसैकेराइड यानी दो, और दो से अधिक पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स पॉलीमर्स ऑफ सिंपल सुगर्स। सुगर्स में आप जानते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये भी कितने तरीके में है, दो इनका मेजर फंक्शन है। क्या मेजर फंक्शन? दे सर्व एज एनर्जी यील्डिंग फ्यूल स्टोर्स। सबसे पहला क्या है, एनर्जी यील्डिंग फ्यूल, यानी एनर्जी को यील्ड करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। आपने अभी तुरंत देखा था, हमने शुरू में ही हम डिस्कस किया था ब्लैक बोर्ड पे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सिंपल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और हम उसी को यूज़ करते हैं एज ए फूड। अगर हम एक दिन खाना ना खाएं तो वीकनेस फील होने लगती है। क्यों फील होने लगती है? क्योंकि जो कुछ भी हमने खाया था उसको स्टोर करके तो हमने सेल में रखा था, लेकिन वो एनर्जी तो फिर ख़त्म हो गई जब हमने खाना नहीं खाया। जैसे बैटरी को मैंने चार्ज किया, बैटरी फुल चार्ज हो गई, हमारा मोबाइल यूज़ में आ रहा है, लेकिन जैसे हम उसको रिचार्ज फिर से चार्ज नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसकी बैकअप कम होने लगती है, उसका फंक्शन वीक होने लगता है। द सेम आइडिया इज कवरिंग हेयर। यहाँ पर भी वही आइडिया कवर कर रहा है कि जैसे ही हम इसको यूज़ करते हैं एज ए फूड, ये हमें एनर्जी देता है, और जैसे ही उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, फूड की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, वो हम वीकनेस फील करने लगते हैं, भूख लगने लगते हैं और हम फिर खाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये एनर्जी यील्डिंग फ्यूल है। फ्यूल एज ए मशीन में जैसे हम फ्यूल डालते हैं, गाड़ी में फ्यूल डालते हैं, उसी तरह से ह्यूमन को एक बायो इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। तो फ्यूल और स्टोर करता है हमारे अगले, जैसे अगर हम 2 घंटे ना भी खाएं तो भी हमारा काम चल सकता है, दैट इज़ द स्टोर। एंड एज एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट मीन्स कि ये जो है वो बहुत तरीके से हमारे बॉडी में यूज़ होता है। जैसे अगर हम खाना ना खाएं तो ग्लूकोज जो है वो हमें स्टोर रखता है एनर्जी में, और फिर वो एनर्जी को फिर से कन्वर्ट कर करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन जो है, और हमें फिर से एनर्जी देता है। और उसके कई सारे वेरियस फॉर्म्स होते हैं। बच्चों, आज की क्लास में मैंने इतने ये जो 4 सिंपल यूनिट्स की मैंने जो चर्चा की है उसे तुम बहुत अच्छे से समझे होगे। अभी थोड़ा सा बोर्ड पर भी मैं इसे डिस्कस कर देती हूँ, और तुम अगले क्लास के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगे, क्योंकि अगले क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो वो हमारा सबसे सिंपल टॉपिक होगा पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट। जरा सा ब्लैक बोर्ड पर हम देख लें। बच्चों, हमने इस पूरे डिस्कशन में ये जाना है कि बायोलॉजी और मॉलिक्यूल्स एक साथ ही हमारे लाइफ में चल देंगे, और इसके बिना जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। वी कांट इमेजिन लाइफ विदाउट द मॉलिक्यूल्स इन आवर लाइफ। और कार्बोहाइड्रेट इसका सबसे सिंपल और सरल एग्जाम्पल है। लेकिन अभी जो हम 11th में जब हमें पढ़ना है, और तो इसका वास्ट फॉर्म पढ़ना है, इसमें हमारे 4 मेजर टॉपिक्स हो जाते हैं। पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट,
दूसरा हो जाता है प्रोटीन्स, तीसरा है फैटी एसिड या जिसको हम फैट्स भी कह सकते हैं, और चौथा हमारा हो जाता है न्यूक्लिक एसिड। आप बच्चों इसको और ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम इस चौथे वाले को छोड़ दें कि जब हम कहते हैं कि भोजन के 6 प्रमुख अंग होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और फिर वाटर। रफेज भी यूज़ करते हैं, तो विटामिन्स और मिनरल्स यहाँ तो इंक्लूड नहीं है, मिनरल्स। तो ये, लेकिन ये मिनरल्स क्या है? ये मिनरल्स कुछ और नहीं, वही मॉलिक्यूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं विटामिन्स में क्या खाना है, आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, उसमें आपको क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। आयरन मिलेगा, तो आयरन के लिए क्यों ना हम लोहे की छड़ खा लें? डज इट पॉसिबल? नो, यह संभव नहीं है। तो आयरन के लिए हम क्या खाते हैं फिर? स्पाइनेज खाते हैं, पालक खाते हैं, क्या खाते हैं? टमाटर खाते हैं, गाजर खाते हैं। यानी कि ये पालक और टमाटर क्या हो गए? प्लांट प्रोडक्ट हो गए। ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्लांट प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से आ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या बता रही हूँ। मीन्स कि ये जो भी हैं, ये सभी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और हमारे सेल में या हमें अच्छे से सस्टेन करने के लिए लाइफ के लिए ये 3 तो सबसे ज़रूरी है जो हम एज ए फूड यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो चौथा है न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे ग्रोथ के लिए है। ग्रोथ इन द सेंस ऑफ नंबर, ग्रोथ इन द सेंस ऑफ नंबर। जैसे तुमने अमीबा में रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया है तुम्हें। तो अमीबा क्या करता है? अमीबा जो है वो, उसका कोई शेप है नहीं, लेकिन वो क्या करता है? धीरे धीरे अपने आप को 2 इक्वल पार्ट में और अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो डिवाइड करते तो क्या होता है? उसका साइटोप्लाज्म जो है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, और 2 अमीबा बन जाते हैं बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर उसका जो सेल मटेरियल है, सेल मटेरियल यानी सब कुछ, डीएनए, आरएनए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूँकि ये एसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, तो इसमें तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर हम किसी और की भी चर्चा करें, जब हम पढ़ते हैं सेल डिवीज़न, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसका वो क्रोमोजोम डिवाइड होकर करके सेपरेट हो रहा है। तो क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम इज नथिंग बट अ डीएनए। वो डीएनए सेपरेट हो रहा है, यानी ग्रोथ इन द नंबर। जैसे तुम आगे सेल डिवीज़न पढ़ते हो तो माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हो, तो माइटोसिस में मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, और इसमें मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द नंबर, ग्रोथ इन द नंबर। और ये जो नंबर है वो नथिंग बट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और डीएनए कहाँ से बनता है? न्यूक्लिक एसिड से बनता है। बच्चों, आई होप कि आज का ये इंट्रोडक्टरी क्लास बायोमॉलिक्यूल्स का तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरह का फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम तुम्हें रहता है, यू कैन कॉल मी, कमेंट मी और एंड आस्क एनी क्वेश्चंस, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से तुम किसी भी तरह का जो एग्ज़ाम दोगे उसमें तुम आसानी से उसको कर पाओगे। अक्सर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ही पूछे जाते हैं, तो इसको तुम समझ लोगे। और अगले क्लास में मैं तुम्हें बायोमॉलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट टॉपिक डिस्कस करूँगी। तो इसके लिए तुम सब बच्चों थोड़ा पढ़ के रहोगे ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर स्लाइड में भी जो मैंने तुम्हें जो स्लाइड्स दिए हैं, इन सारे स्लाइड्स को भी आप अच्छे से बच्चों समझेंगे और उसको समझेंगे। थैंक यू। ये क्लास तुम्हारा अगले में जब मैं कंटिन्यू करूँगी, आप उसके लिए तैयार हैं। थैंक यू।